दोस्तों नमस्कार। देश का सिस्टम यहीं से चलता है। देश की नीतियों को लेकर सारी चीजें यहीं से निर्धारित होती है। जो कानून बनते हैं वह भी यहीं से बनते हैं। पार्लियामेंट का इलाका है, एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक, दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक और ठीक हमारे पीछे संसद। आजादी के बाद 6 बार इस देश में ऐसे मौके आए जब अर्थव्यवस्था को लेकर संसद के विशेष अधिवेशन को बुलाना पड़ गया। 2 मौके तो ऐसे थे जिसमें इस जनता के ऊपर जो अर्थव्यवस्था का बुरा असर पड़ रहा था, इसको लेकर कई सवाल इस पार्लियामेंट के भीतर इस बात को लेकर खड़े हो गए, कहीं एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब हम पार्लियामेंट के ठीक सामने खड़े हैं, तब एक सवाल सबसे बड़ा है। जिस देश में आरबीआई भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर यह कहने से नहीं चूक रही हो कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी बदतर हो चली है कि 2029 तक ही स्थिति सुधर पाएगी और 2029 के बाद से जब पटरी पर लाने की परिस्थिति होगी तो शायद वो मौका 2035 तक ना आ जाए। क्या वाकई ऐसी बुरी स्थिति में संसद के भीतर कोई बहस संभव है? नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जहां पर नीतियां बनती हैं और उसमें भी जो मंत्रालय अपने तौर पर काम करते हैं, उन मंत्रालयों के भीतर क्या वाकई किसी तरह की खामोशी है या फिर एक चिंता व्यक्त की जा रही है? क्योंकि इस देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को लेकर जो सवाल भारत की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन उठाने से नहीं चूक रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोकतंत्र के मंदिर में भी आहत होते लोकतंत्र को लेकर खामोशी तो नहीं बरती जा रही है? इस देश में किसानों का मसला हो, चाहे वो गेहूं से जुड़ा हुआ हो, इस देश में दिवालिया होते इंडस्ट्रीज का मसला हो, चाहे वो मुद्दे एनसीएलटी के पास क्यों ना चले गए हों, इस देश की बैंकिंग व्यवस्था को लेकर जो मुद्दे हों, जो आरबीआई की चौखट पर लगातार इस बात की गुहार लगा रहे हों कि जब आप निजीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं, मर्जर की दिशा में जा रहे हैं, यह भी इस देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं है। तो होना क्या चाहिए? क्या भारत के लोकतांत्रिक संसदीय राजनीति के भीतर कहीं पहली बार यह सवाल तो बड़ा नहीं हो गया है कि राजनीति को पाने के लिए और सत्ता उसके जरिए जब मिलती है तो उसमें ये सारे मुद्दे गौण हैं? और इस देश के भीतर में सबसे बड़ा मुद्दा उन धर्म का हो चला है जो लोकतंत्र के मंदिर को लेकर कहीं दूर मंदिर और मस्जिद में बसता है, या फिर पार्लियामेंट से निकलकर यह मुद्दा अब जब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर राजद्रोह का पहुंचा है, उसको लेकर भी बहस मुहाइस हो रही है। तो आज 3 सवालों पर गौर करने की जरूरत है। पार्लियामेंट के भीतर जिन बातों को लेकर बहस होती है उसका असर लोगों पर कितना पड़ता है? लोगों पर जो असर पड़ रहा है उन बातों का जिक्र संसद के भीतर क्यों नहीं हो पाता है? साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में जो नीतियां बनती है उसका असर किसी भी तरीके से अगर लोगों पर बुरा पड़ रहा है तो लोगों पर बुरे पड़ते असर को लेकर जो नौकरशाहों की टीम साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में बैठी हुई है वो क्या कर रही है? और तीसरा सवाल, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की इस दौर में भूमिका क्या है? वो मंदिर संसद का हो, वो चौखट इस दौर में राष्ट्रपति भवन की हो, ये परिस्थितियां इस देश में कानून और नीतियों को लेकर हो। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम के चकनाचूर होने की परिस्थितियां आज की तारीख में हमारे सामने खड़ी है। शुरुआत हमें लगता है 2 बातों से करनी चाहिए, किसान और मजदूर को लेकर, क्योंकि भारत में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में और सबसे ज़्यादा बार मुद्दे को लेकर मजदूर और किसानों के मुद्दे ही इस पार्लियामेंट में रेंगे हैं और इस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के भीतर बहस होती रही है। लेकिन आज की तारीख में जो मुद्दा सबसे बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत बड़ी आंकी जा रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर खाद्यान्न की कमी विश्व बाजार में है। तो भारत का गेहूं भारत के व्यापारी दुनिया के बाजार में बेच रहे हैं और किसानों को जो एमएसपी है उससे ज़्यादा देने को तैयार हैं। और देखिए पूरा सिस्टम कैसे चरमरा गया है। जो भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट जो राशन बांट रही है उसमें उसने तय किया कि गेहूं इस बार नहीं खरीदेंगे, यानी गेहूं का प्रोक्योरमेंट जो है बीते 11 बरस में सबसे कम हो चला है। प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है।
यानी अगर कोई दूसरी फोर्स आती है और दूसरी परिस्थितियां उपजती है जो किसानों को ज़्यादा कीमत दे दे, तो इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में डामाडोल होने लगता है। एमएसपी का सवाल भी दूर की गोटी हो जाती है, क्योंकि बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश में इस बार जितना भी अनाज गेहूं के तौर पर दिया जाता था, इस बार शून्य दिया जा रहा है, यानी जीरो। और बिहार में तकरीबन 17,000 मीट्रिक टन, केरल में 15,000 मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश में 4,86,231 मीट्रिक टन ये इस बार नहीं दिया जाएगा। इसकी एवज में चावल दिया जाएगा। यानी पहला सिस्टम फेल होते नजर आ रहा है कि अब यहां पर जो मुफ्त अनाज मिलेगा, इन 3 राज्यों में सिर्फ चावल मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। बाकी राज्यों की परिस्थिति में अगर देखें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं यहां पर कम दिया जा रहा है, क्योंकि विश्व बाजार को गेहूं की जरूरत है। यानी हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया। तो अगला सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जिस दिन संकट आएगा खाद्यान्न को लेकर, तो क्या गेहूं भरपूर मात्रा में प्रोक्योरमेंट अगर नहीं किया गया है तो क्या होगा? क्योंकि 2022-23 में प्रोक्योरमेंट जो है वह सिर्फ 19.5 मिलियन टन का है। इतना ही जमा करने की परिस्थिति में है। इससे पहले 2010-11 में सबसे कम प्रोक्योरमेंट किया गया था, यह तकरीबन 22.5 मिलियन टन का था। उसके बाद ये उससे भी कम है। वीट का प्रोडक्शन यानी गेहूं का प्रोडक्शन इस दौर में ऐसा नहीं है कम हुआ, 105 मिलियन टन है। पिछले साल 109 मिलियन टन था, उससे पहले 107 मिलियन टन था। लेकिन एक सिस्टम जो बना हुआ था कि इतना अनाज एफसीआई के गोडाउन में जाएगा, इतना इस देश के भीतर में बांटा जाएगा, एक झटके में पूरा सिस्टम धराशायी। और किसान भी प्राइवेट हाथों में इसलिए बेच रहा है क्योंकि जो एमएसपी की रकम है उससे ज़्यादा व्यापारी दे रहा है और व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज़्यादा कमाई हो रही है। यानी ध्यान दीजिए, जो सिस्टम भारत के भीतर एग्रीकल्चर को लेकर बनाया जा रहा था और जो खुली बाजार अर्थव्यवस्था से किसानों को जोड़ने का जिक्र था और 3 कानून बनाए गए थे, वह बिना कहे लागू हो गया। इस देश के भीतर में मंडियों का योगदान खत्म हो गया, एमएसपी कोई मायने नहीं रखता है, प्रोक्योरमेंट इतना होना चाहिए, जमा इतना भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए, एक झटके में वह भी खारिज हो गया। दूसरी परिस्थिति इस देश के भीतर में सबसे बड़ी ये आती है कि जो एनसीएलटी और जो आईबीसी के पास जितने मामले पहुंचे हुए हैं, उसको जब हमने परखना शुरू किया तो पता चला कि इस दौर में 777 अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन, जिसमें तकरीबन 2,20,000 करोड़ के मामले अटके हुए हैं। जो एनसीएलटी के जरिए पास किए गए 777 में से सिर्फ 71 केसेस और उससे जुड़ी हुई रकम जो है वो सिर्फ 15,106 करोड़ रुपए है। यानी अगर ट्रांजैक्शन करना है तो वह भी रुक गया। यानी एक जिक्र हमने इंडस्ट्री का भी कर दिया। तीसरा जिक्र यहां पर मजदूरों का, मनरेगा का करना है। मनरेगा के ऊपर याद कीजिए कोविड काल में लगभग 1,10,000 करोड़ कर दिया गया था, यानी रकम बढ़ा दी गई थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो मजदूरों को काम 100 दिन का मिलना चाहिए वो घटते घटते लगभग 38 दिन पर आ गया। 38 से 45 दिनों के बीच चीजें रेंगने लगी। यानी वहां मजदूर की स्थिति, किसान की स्थिति, इंडस्ट्री की स्थिति, इन 3 स्थितियों को देखिए तो क्या पार्लियामेंट के भीतर चर्चा इस पर होनी चाहिए? क्या जो नीतियां बनती हैं, कानून बनती हैं, कोई सिस्टमेटिक तरीके से चलती है या जहां से जिसे लाभ मिल जाए इस देश की पूरी कानून की व्यवस्था उसी दिशा में पॉलिसीगत तरीके से चली जाती है? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि अचानक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि जो भी मामले इससे पहले चले आ रहे थे टैक्सेशन के, जिनको रिव्यू नहीं करना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के पक्ष में दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी नहीं, फिर से रिवीजन कीजिए और जो 90,000 केसेस हैं उसको आप खोल दीजिए, यानी रीअसेसमेंट नोटिस उस फाइल को खोलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इससे पहले जो आईटी डिपार्टमेंट और सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीजें कही जा रही थी, एक झटके में गायब हो गई। जो नियम कायदे इंस्टीट्यूशन से टकराएं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बदल जाए और इस देश के भीतर में नीतियां और कानून जो आम लोगों को प्रभावित कर रही हो, अगर उसको लेकर कोई चर्चा पार्लियामेंट के भीतर ना हो, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में फाइलें जस की तस पड़ी रहे, तो फिर 3 सवाल सबसे बड़े हैं। इस देश में लोकतंत्र के मंदिर के भीतर जो नुमाइंदे हैं, जनता ने उन्हें चुना है और जनता इस समय महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है। इस देश के भीतर में जो पैसा
प्रोविडेंट फंड का निकाला जाता है। तमाम संकट के दौर से कहीं ज़्यादा फंड इस दौर में निकाला है जनता ने। यानी परेशानियां बढ़ती जा रही है, लेकिन संसद खामोश है। नीतियां बनाने वाले नौकरशाह सरकार की तरफ टकटकी लगाकर लगातार देख रहे हैं। और इन सब परिस्थितियों से निकलकर आगे की परिस्थिति आती है। हर वक्त अगर चुनाव ही मायने रखेंगे तो चुनाव को जीतने की परिस्थितियों के साथ क्या इस देश के कानून भी जुड़ने लगे हैं, नौकरशाहों के कामकाज भी जुड़ने लगे हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशंस फायदे में रहे, नुकसान में रहे, उनका निजीकरण हो जाए, उनका मोनेटाइजेशन के बाद उनको डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में ले जाया जाए। सरकार अपने तौर पर कैपिटल लॉस लगातार कर रही है, तो क्या कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो डिसइन्वेस्टमेंट को कैपिटल स्टॉक माना जाता है सरकार के लिए, वो लगातार कम हो रहा है। शायद इसीलिए जो एयर इंडिया बिका, जो पवन हंस बिका और जो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचने का जिक्र है, LIC को जिस तरीके से उसका जो पूरा का पूरा नेटवर्थ बताया गया, जो एनालिसिस किया गया 6 लाख करोड़ का, वह एक झटके में आधा क्यों हो गया? ये सारे सवाल पार्लियामेंट को लेकर इसलिए आज उठाने की जरूरत पड़ी और हमको यहाँ आना पड़ा क्योंकि हम इतिहास के कुछ पन्नों को आपके सामने रखना चाहते हैं। जब हमने आपसे जिक्र किया 1962 के युद्ध का वक्त हो, 1971 के युद्ध का वक्त हो, 1989 के बाद इस देश में आई इकोनॉमिक क्राइसिस का वक्त हो, मंदी का दौर हो, तमाम वक्त में 6 ऐसे मौके इस देश के सामने आते हैं जब पार्लियामेंट के भीतर सवाल उठता है, अगर अर्थव्यवस्था को नहीं संभाला तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी ढहढहाकर इसलिए गिर जाएगी क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि हम लोगों की न्यूनतम जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के काल में हमेशा 2 बहस पार्लियामेंट में लगातार चली है। हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आश्रय देता है या उसके हिसाब से चलता है, वह कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त कतई नहीं देता है कि इस देश के भीतर में अगर जनता हाथ हो रही हो, उसकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो ये पार्लियामेंट को खामोश रहना चाहिए। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से बनती नीतियां, राष्ट्रपति भवन उसके ठीक बाद में है और इन सारी चीज़ों को सक्रिय होना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आम लोगों को लेकर कुछ सवालों को खड़ा करता है, लेकिन वो सारे आम सवाल मौजूदा वक्त में संसद के भीतर दफन क्यों हो गए? और क्या वाकई जब कोई बहुमत की सरकार हो और 2/3 बहुमत के साथ मुहर लगाने की स्थिति में अपने सहयोगियों के साथ खड़ी हो जाए, तो क्या ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं? और विपक्ष की राजनीति के पास अगर कोई विज़न ना हो और विज़न भी पॉलिटिकल तौर पर कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा करता हुआ नजर ना आ रहा हो और जनता के हितों को अगर वह उठाता भी हो तो भी उसे राजनीतिक हार मिलती हो, तो क्या ये मान लिया जाए कि राजनीतिक सत्ता के पास इतनी ताकत है कि वह पार्लियामेंट को अपने लिए चलाए? नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के नियम, कायदे, कानून और वहाँ बैठे नौकरशाह राजनीतिक हित को साधने में लग जाएं? क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? आए या नहीं आए, लेकिन मौजूदा वक्त का ये एक अनूठा सच हो चला है क्योंकि इस देश के भीतर के 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस वह मजदूरों से जुड़ी हुई परिस्थिति में मनरेगा हो, किसानों को लेकर जो सरकार रिफॉर्म करना चाहती है और किसानों को लेकर MSP और लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर भी अगर खर्च ना दे पाने की स्थिति में हो, इस देश की बैंकिंग परिस्थिति अगर ये खुद मान रही हो कि अगर वो मर्जर की दिशा में जा रही है या प्राइवेटाइज होने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है, तो वो उनके हित का नहीं है और इस देश के हित का नहीं है। और चौथी बात, इस देश के भीतर में जितने भी केसेस हों वो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ते चले जाएं तो इस देश के भीतर में आवाज़ उठेगी कहाँ पर? क्योंकि आखिरी आवाज़ तो इस पार्लियामेंट में ही उठनी है। और पार्लियामेंट के भीतर 2014 के बाद से जब हम चर्चाओं का दौर देखना शुरू करते हैं तो आपको जानकर हैरत होगी, जितने भी विधेयक सरकार ने पास कराए और इस पार्लियामेंट के भीतर जितने भी मुद्दे हुए, उसमें सरकार को ना किसी मुद्दे पर हार मिलती है और ना ही बहस इस डिज़ाइन में जा पाती है कि सरकार की नीतियों से अगर लोग प्रभावित बुरे तरीके से हो रहे हैं तो उसको लेकर वो कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं। क्योंकि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सरकार से जो सवाल करती है, अटॉर्नी जनरल उसी ताकत के साथ जवाब देते हैं कि सरकार ने ये सोच लिया और ये राष्ट्रीय हित में है, तो सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी बरत लेती है। तो क्या वाकई पार्लियामेंट की महत्ता इस दौर में सिर्फ
लोकतंत्र के मंदिर को जीवित रखने भर की है। जिस तरीके से इस देश में धर्म की राजनीति ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, इन तमाम चीज़ों को एक नए बिंब के साथ राजनीतिक तौर पर खड़ा किया है, ये सारे सवाल क्या लोकतंत्र के मंदिर से जोड़े जा सकते हैं? यानी जो संकट इस देश में सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर है, वही संकट इस दौर में आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी आकर खड़ा हो गया है। और इस देश की विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज अगर उस दिशा में सोचना भी शुरू करे तो क्या वो गैर हिंदू या हिंदू विरोधी या मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम पार्टी होकर इसी पार्लियामेंट के भीतर लगते नारों में उन्हें खारिज किया जा सकता है? सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि जनता ने अपने नुमाइंदों को चुना, उन नुमाइंदों के ज़रिए इसी पार्लियामेंट में चर्चा होनी थी, वो चर्चाएं नहीं हो रही है। चाहे आरबीआई सवाल खड़ा करे, चाहे दुनिया के मंच पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक परिस्थिति को लेकर कोई भी चर्चा शुरू करे। तो क्या ये माना जाए कि चुनी हुई राजनीतिक सत्ता के पास वाकई इतनी ताकत होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने तरीके से डिफाइन कर सके? और अगर विपक्ष लगातार कमज़ोर होते ही चला जा रहा है तो ऐसे में पार्लियामेंट की भूमिका क्या होगी? ऐसे में नौकरशाह किन नीतियों को बनाए और कैसे उसको अमल में लाए, यह भी एक सवाल है। शायद इसीलिए 4-5 इंस्टीट्यूशन पे नज़र डालने की ज़रूरत है। उसमें पहला नंबर सुप्रीम कोर्ट का है, दूसरा नंबर चुनाव आयोग का है, तीसरा नंबर राष्ट्रपति भवन का है, चौथा नंबर पार्लियामेंट का है। और इनसे निकली हुई जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्वायत्त इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करते हैं और जो इस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में जहां पर नौकरशाही की मौजूदगी भी होती है, अगर उनको भी परिस्थितियों से आंखें बंद करके सरकार के अनुकूल राग को गाया जाए तो फिर मीडिया भी उसी धुन में रेंगती हुई नज़र आती है, गाती हुई नज़र आती है। तो ऐसे में इस पार्लियामेंट को लेकर कौन से सवाल खड़े किए जाए? सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कि इस देश में अगर चुनाव महत्वपूर्ण है तो फिर संसद की परिभाषा अब नए तरीके से गढ़ने की ज़रूरत है। इस देश में अगर कानूनी तौर पर नौकरशाही सत्तानुकूल नीतियों को बनाने की दिशा में बढ़ती है तो मैसेज बहुत साफ है कि अब सत्ता के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन को क्या डिफाइन किया जा रहा है। और स्वायत्त और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस भी कहीं इस दौर में गैर जरूरी तो नहीं हो गए। मनाइए पार्लियामेंट की परिस्थितियां इस देश के साथ बनी रहे, मनाइए पार्लियामेंट लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर सिर्फ एक इमारत के तौर पर मौजूद ना रहे। मनाइए इस देश में जनता से जुड़े सवाल जब संकट में देश के सामने अर्थव्यवस्था को लेकर आए तो पार्लियामेंट का विशेष अधिवेशन बुलाकर चर्चा की शुरुआत की जाए। मनाइए कि विपक्ष जागरूक हो जाए और आर्थिक परिस्थितियों से दो चार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर पहुंचे। और मनाइए कि राष्ट्रपति भी अपने तौर पर सक्रिय होकर अपने कार्यकाल से हटकर इन परिस्थितियों के एनालिसिस की दिशा में सरकार से संवाद बनाने की कोशिश करें। ये सारे सवाल इस चौक पर खड़े होकर ही किए जा सकते हैं जहां पर एक तरफ पार्लियामेंट है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन है। उन दोनों के बीच रायसीना हिल्स पर चढ़ते हुए आप नॉर्थ और साउथ ब्लॉक देख सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को अगर एक झटके में आप चीज़ों को तौलना शुरू करेंगे तो ज़रा समझिए कि ये वो परिस्थिति है जहाँ पर आप चीज़ों को देख परख रहे हैं, लेकिन सवाल कोई नहीं कर पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।